चैनल गोला स्टडी 9.9। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जैसे कि आप जानते हैं हम दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य पढ़ रहे थे, या हम बोल सकते हैं हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। और आज की क्लास में हम लोग दर्पण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा आपकी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर मिक्सअप क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, लेंस के भी और दर्पण के भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दर्पण से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टिक किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो दर्पण से संबंधित हैं। हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कुछ तथ्य के बारे में। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम उसको जान लेते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी होगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है आपको उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, और उसके नीचे आपको दिया हुआ है अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, और साइड में आपको फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। बेसिकली आप जानते होंगे, जानते हैं तो अच्छी बात है, और आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तल दर्पण में यहाँ पर पॉइंट P दिया हुआ है जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, और यहाँ पर वस्तु रखी हुई है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई है, और दर्पण के बिंदु P से और वस्तु तक की जो दूरी होती है उसको हम माइनस में लिखते हैं, या हम बोल सकते हैं इसको हम माइनस U से रिप्रेजेंट करेंगे। दर्पण के पीछे देखिएगा, उत्तल दर्पण के पीछे आपको दिया हुआ है यहाँ पर प्रतिबिंब, और दर्पण के ध्रुव से और प्रतिबिंब तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम प्लस का V से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो वस्तु की दूरी होती है दर्पण के ध्रुव से वो हमेशा माइनस में आती है, और बाकी की जितनी भी दूरियां होती हैं वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के हिसाब से प्लस माइनस में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब से ध्रुव तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम प्लस का V से लिखेंगे, और फोकस से और दर्पण के ध्रुव तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम प्लस का F से लिखेंगे। उत्तल दर्पण में इस तरह से हम यूज़ करते हैं। ठीक उल्टा ही इसके अवतल दर्पण में हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर पॉइंट P दिया हुआ है जिसको हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, और दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम हमेशा माइनस U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिएगा दर्पण के ध्रुव P से और प्रतिबिंब तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम माइनस V से रिप्रेजेंट करेंगे। आप ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण में माइनस का यूज़ करेंगे और उत्तल दर्पण में प्लस का यूज़ किया जाएगा। अब आप देखिएगा कि ध्रुव से और फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है अवतल दर्पण में उसको हम माइनस का F से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि उत्तल दर्पण में जितनी भी दूरियां होती हैं वो प्लस में होती हैं, बस वस्तु की दूरी को छोड़कर। और अवतल दर्पण में सारी दूरियां माइनस में हो जाती हैं आपकी। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज़ आपकी कॉमन है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की जो दूरी होती है उसको हम माइनस का U से लिखेंगे, और बाकी दूरियां आपकी प्लस माइनस में चेंज हो जाएंगी। ठीक इसी तरह अब आप इधर देखिएगा, यहाँ पर आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं, और जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है रेखीय आवर्धन यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें क्या होता है y1 अपॉन y2 इक्वल टू माइनस V अपॉन U। यहाँ पर V जो आपका होता है आप जानते हैं ध्रुव से प्रतिबिंब तक का डिस्टेंस जो होता है उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और U जो होता है दर्पण के ध्रुव से दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर y1 जो है आपका प्रतिबिंब की लंबाई होता है, और y2 आपका वस्तु की लंबाई होता है। ठीक इसी तरह एक फॉर्मूला और दिया हुआ है, आप उसको भी देखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए ये फॉर्मूला लागू होगा। यहाँ पर क्या करना है आपको 1 अपॉन का F इक्वल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। दर्पण के सभी दर्पण के लिए ये फॉर्मूला आपका लागू होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है कि
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर बिंब दिया हुआ है, यानी कि इसको हम वस्तु बोल सकते हैं कि दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपकी वस्तु रखी हुई है। और आपको आगे दिया हुआ है प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा और किस प्रकार का बनेगा, उसकी प्रकृति भी आपको बतानी है। तो आप सबसे पहले लिखिएगा कि उत्तल दर्पण में आपका क्या माइनस होता है। आप सबसे पहले सोचिए कि उत्तल दर्पण में सभी दूरियां प्लस में होती हैं, बस दर्पण से वस्तु तक की जो दूरी होती है वो हमेशा माइनस में होती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लिखेंगे F इक्वल टू प्लस का 15। तो यहाँ पर आप प्लस लगा भी सकते हैं, प्लस नहीं भी लगा सकते, तो आप लिखेंगे प्लस 15 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा, आगे आपको दर्पण से वस्तु तक की दूरी बताई हुई है। दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि हम इसमें माइनस लिखेंगे। और दर्पण से वस्तु तक की दूरी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें हम हमेशा माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। और आपको बताना है V की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे अपना फॉर्मूला जो हम जानते हैं, वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v। ये आपका फॉर्मूला होता है और इन दोनों की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है। उसके बाद आपकी v की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो आप देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है f की वैल्यू प्लस का 15 इक्वल टू 1/u में आपको दिया हुआ है माइनस का 10 प्लस 1/v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप क्या करेंगे, इसको उठाकर दूसरी साइड लेकर चले जाएंगे और जब आप इसको बराबर के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो आप कर देंगे इसमें, आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें एलसीएम लेंगे और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कि 60। और इसमें जब आप करेंगे 15 से 60 में आप डिवाइड करेंगे तो आपका 4 बनकर आएगा, 4 निकल कर आएगा और इसकी गुणा हम ऊपर अंश में कर देंगे, जैसे कि हमने मैथ्स में किया था। ठीक वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा और 1 यानी कि अंश की गुणा आप इसमें कर देंगे और 1/v। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका बन जाएगा 4 + 6/60 इक्वल टू 1/v। तो आपका हो जाएगा 10/60 यानी कि 10/60 इक्वल टू 1/v। और यहाँ पर आप देखेंगे 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/6 इक्वल टू 1/v। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर भी 1/v दिया हुआ है और यहाँ पर 1/6 दिया हुआ है, यानी कि हम इसको पलट सकते हैं। तो जब आप इसको पलटेंगे, यानी कि दोनों साइड को आप पलटेंगे तो आपका हो जाएगा 6 इक्वल टू v। या आप लिख सकते हैं v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जो आपका प्लस में आया है। तो आप बता सकते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और यहाँ पर आप देखिएगा प्लस है, यानी कि सीधा बनेगा, वस्तु से प्रतिबिंब सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा भी बनेगा और आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो आप लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं। अब हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका अर्थ क्या है।
तो यहाँ पर आप देखिएगा आवर्धन यानी कि m होता है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर +1 उसकी वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पर हमें ना तो अवतल दर्पण दिया हुआ है, ना ही हमें उत्तल दर्पण दिया हुआ है, यहाँ पर हमें समतल दर्पण के बारे में बताया गया है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका अर्थ होता है कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है। और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस के कारण इसका मीनिंग हो जाएगा कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। तो आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है तथा आभासी है और वस्तु के बराबर या वस्तु के जैसा, या हम बोल सकते हैं कि सीधा है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, आप देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी कि लंबाई दी हुई है, या हम बोल सकते हैं कि बिंब यानी कि वस्तु की आपको लंबाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है। आगे देखिएगा 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है, यहाँ पर फोकस दूरी आपको नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर आप वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी निकाल लेंगे। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है वो हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की आधी होती है, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं कि F = R/2। तो यहाँ पर आप R की वैल्यू रख देंगे 30/2, यानी कि F की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको उत्तल दर्पण दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, यानी कि U जो है आपका 20 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उसका साइज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें बताना है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, किस प्रकार का बनेगा और साइज यानी कि उसकी लंबाई क्या होगी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी कि वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई को हम y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लिखेंगे वस्तु की लंबाई y2 यानी कि 5 सेंटीमीटर दी हुई है। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि r की वैल्यू आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपको उत्तल दर्पण दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में सभी दूरियां प्लस में होती हैं, बस u की वैल्यू जो होती है वो हमेशा माइनस में होती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू प्लस में ही लिखेंगे, और प्लस को हम लिख भी सकते हैं, प्लस को हम नहीं भी लिख सकते, इससे हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा r से हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r और f में जो संबंध होता है वो होता है F = R/2, या हम बोल सकते हैं कि F = 30/2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जब हम इसको कट करेंगे तो आपका बन जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आपकी F की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा, आगे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो आप लिख सकते हैं U की वैल्यू हमेशा माइनस में आती है, तो आप लिखेंगे -20 सेंटीमीटर, और V की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप क्या करेंगे, आप सेम यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि 1/F = 1/V + 1/U। यहाँ पर आप इन दोनों की वैल्यू रख देंगे, किसकी, F की और U की। V की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो आप रखेंगे 1/F की वैल्यू आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/15 = 1/V। V की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, +1/- 20।
तो आप क्या करेंगे, इसको उठाकर इधर ले आएंगे, जो प्लस में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 60 यानी कि 60 एलसीएम हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 15 चौका 60 होता है, 4 बार जाएगा। यहाँ पर 20 तिया 60 होता है तो 3 बार जाएगा। और आगे आप लिखेंगे 1/v। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा 7/60 1/v। अब आप देखिएगा यहाँ पर 1/v दिया हुआ है, लेकिन हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप पलट देंगे, यानी कि इस तरह से आप लिखेंगे v/1। इस तरह से आप लिखते हैं तो नीचे अगर हमारे पास हर होता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसका मतलब होता है v ही है। यहाँ पर आप इक्वल का साइन लगाएंगे। जब आपने इसको पलटा तो आप इसको भी चेंज करेंगे, अंश का हर कर देंगे, हर का अंश कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 60/7। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जब आप इसको अच्छे से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका लगभग आएगा 8/5। और जब हम 2 डिजिट तक निकालेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 7, या हम बोल सकते हैं कि 8.57 आएगा। और आप जानते हैं कि अगर दशमलव के बाद दूसरा जो डिजिट होती है, अगर वो 5 से बड़ी है तो हम इधर वाली डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा लगभग आपका आ जाएगा 8/6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि v की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा तो नहीं जाएगा, कुछ पॉइंट में बनकर इस तरह से आपका आंसर आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो आप लिख भी सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। यहाँ पर हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो आप इसको लैंग्वेज में भी इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमने साइड में क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण से 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्या कंडीशन होती है, इसको तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा सेम ही रहती है। अवतल दर्पण में तो चेंज हो जाती है, तो उत्तल दर्पण में आपकी चेंज नहीं होती है। अब हम आगे देखेंगे, हमें निकालना था प्रतिबिंब का साइज भी हमें निकालना था। तो हम प्रतिबिंब का साइज निकालने के लिए रेखीय आवर्धन का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि m इक्वल होता है आपका y1 y1 यहाँ पर आपका y1 होता है और नीचे आपका y2 होता है, और यहाँ पर माइनस का v/u। जो आपका u होता है वो प्रतिबिंब का डिस्टेंस होता है ध्रुव से, और जो u होता है दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक का डिस्टेंस होता है। तो आप जानते हैं कि हमने ऊपर ही लिखा था y2 के बारे में, यानी कि वस्तु की लंबाई y2 जो है आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू भी है और हमारे पास v की वैल्यू भी निकल कर आ चुकी है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि y1 की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो आप देखिएगा बाकी सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर y1 आपको निकालना है, और y2 की वैल्यू आपकी 5 दी हुई है, इक्वल माइनस v की वैल्यू आप यहाँ पर लिख देंगे 8/6, और u की वैल्यू आपको दी हुई थी माइनस का 20। यहाँ पर आप देखिएगा माइनस ऊपर भी है, अंश में माइनस हर में भी है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि y1 की मल्टीप्लाई आप 20 से कर देंगे और 5 की मल्टीप्लाई आप इससे कर देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट है, और जब हम यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट है, तो इस डिजिट के बदले में हम यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं इसको आपस में, या आप इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम इसको काटेंगे, हम 2 से अगर इसको काटते हैं तो 2 4 बार आपका चला जाएगा और 6 3 बार जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा 100। तो अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे
तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। y1 की मल्टीप्लाई आप 100 से कर देंगे तो आपका हो जाएगा y1 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई आप 43 से कर देंगे। यहाँ पर आप जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे y1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 43 अपॉन 100 और यहाँ पर आपका ये 20 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 0 का आप 0 लिख देंगे तो आपके पास बचेगा 43 अपॉन 20। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग आएगा, ये आपका 2 बार चला जाएगा, पॉइंट लगेगा और 1। इस तरह से आपका कुछ आंसर आएगा 2.1। आप देखिएगा, आप इसको अच्छे से लिखिएगा। मेरे पास यहाँ पर स्पेस की कमी हो गई है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 2.1। तो y1 यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई आपकी हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर चुके हैं, या हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका आ चुका है कि प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण से 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, उत्तल दर्पण के सामने बनेगा, यानी कि उत्तल दर्पण का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। और कितनी लंबाई का बनेगा? प्रतिबिंब 2.1 सेंटीमीटर की लंबाई का बनेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।